हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के सपोर्ट मटेरियल का चैप्टर नंबर 9 जो हमने स्टार्ट कर रखा है, ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 मैं आपको आज की वीडियो में कराऊंगी। 20 तक के क्वेश्चन हम अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है क्या आपके पास। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स ड्यू ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि टॉप ऑफ द हिल, हिल की टॉप पे क्या है, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप बना रहे हो, लेकिन एक वर्ड यहाँ पर नया यूज हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव। सबसे पहली बात हमें इसका मतलब पता होना चाहिए, अभी मैं बताती हूँ उसका मतलब, ठीक है। टू कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स है वहां पर, ठीक है। ड्यू ईस्ट कहाँ मिले हैं, ईस्ट की साइड पे दो कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स मिले हैं, एक 30 डिग्री वो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है आपको, 30 डिग्री उससे बन रहा है, और एक 45 डिग्री बन रहा है। हाइट ऑफ द हिल आपको निकालनी है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं, फिर बताती हूँ कॉन्जिक्यूटिव क्या है। एक पहाड़ी के शिखर से पूर्व की ओर दो क्रमागत के पत्थरों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री के हैं, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम वही पहाड़ी के शिखर से, ठीक है। अगर हम पहाड़ी के शिखर से देखें तो दो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास बन रहे हैं, वो पत्थरों को देख रहे होंगे ना, तो हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन यही तो था, ऊपर से नीचे की ओर देखना। तो दो बनने हैं 30 और 45 डिग्री, पहाड़ी की ऊंचाई मुझे बतानी है। अब यहाँ बात आती है कॉन्जिक्यूटिव या क्रमागत होता क्या है ये। देखो इसका मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है। जैसे मैं अपनी आकृति बना लेती हूँ इसकी, फिर आपको समझाती जाऊंगी, ठीक है। जैसे मैं मान लेती हूँ मैंने यहाँ पर ना ये हिल बना ली है ए बी। एक सेकेंड, मैं ना फिगर यहाँ बनाती हूँ ताकि हम यहाँ पर अपना सॉल्यूशन आसानी से और थोड़ा खुला खुला कर सके, ठीक है। देखो यहाँ बना रही हूँ मैं अपनी आकृति, ठीक है। ये मैंने अपनी हिल बना ली है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आप यहां से नीचे की ओर देख रहे हो, और टू कॉन्सिक्यूटिव स्टोन्स है, ठीक है ना। तो फिर मैं यहां से नीचे की ओर ही तो बनाऊंगी ना। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज क्या होती है, कॉन्जिक्यूटिव तो बता ही दूंगी, उससे पहले एक और चीज, 30 डिग्री और 45 डिग्री कहाँ लें। कई बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये कंफ्यूजन रहती है कि पहले 30 डिग्री लें या 45 डिग्री लें, ये बहुत कंफ्यूजन होती है। कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें है ही नहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले 30 लिखा है ना, तो ये वाला छोटा एंगल है ना, तो पहले आप ये वाला 30 लिखो और ये वाला आप 45 लिखो। वैसे भी देखो आपको ये देख के पता चल रहा है, छोटा एंगल है तो 30 होगा, बड़ा एंगल है तो 45 होगा। दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। अब ये तो चलो मैंने बना लिया, अब यहाँ पर कौन सा लूं, कैसे लूं, इधर जो ये नीचे वाले हैं इस पे 30 और 45 कैसे लूं, तो बहुत आसान है। देखो ये वाला यहाँ पर है, सिर्फ आकृति में देखो, इसी से ही आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर है आपके पास, इस वाली लाइन को टच कर रहा है, इसको, ठीक है। तो कितना, ये यहाँ है ना, तो ये 30 है। अब ये वाला यहाँ पर है सॉरी, यहाँ पर इस वाली लाइन को टच कर रहा है, तो ये 45 है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि 30 पहले लें 45 पहले लें, कैसे बनाएं इसको समझ में नहीं आ रहा। पहले 30 बनाया 45, अब आप ये देख लो जिस लाइन पे टच कर रहे हैं ना वो वाला एंगल है। वैसे भी ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, बनने ना ऑल्टरनेट एंगल्स। चलो अब नाम दे दें हम इसको यहाँ पर ए बी, ठीक है, सी और डी। अब एक चीज रह गई बताने से इस क्वेश्चन में, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मैंने अभी आपको बताया, एक के बाद एक। एक के बाद एक मतलब यहाँ पर कैसे अप्लाई करूं इसको, एक के बाद एक को। तो देखो अगर मेरे पास एक नंबर है 2, ये मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण लेके दे रही हूँ, ठीक है। 2 तो इसका कॉन्जिक्यूटिव जस्ट इसके बाद वाला 3 होगा। तो 2 के बाद कॉन्जिक्यूटिव 3 आ गया, 4 5, इन्हें बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक नंबर। तो आप बताओ इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 1 का ही तो गैप है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 1 का ही तो गैप है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 1 का तो गैप है। तो फिर इन दोनों के बीच में कितना गैप होगा, इस बीसी और सीडी के बीच में 1 का ही तो गैप होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब मुझे यहाँ यूनिट नहीं गिवन, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ ये लिखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स। तो यूनिट तो गिवन नहीं है, मैं यहाँ पर इसको यूनिट ही लिख रही हूँ।
ठीक है, कोई मीटर किलोमीटर वगैरह नहीं लगा रही हूँ। 1 आपको समझ में आया कैसे आया? क्वेश्चन में नहीं गिवन है आपको 1, ये हमने खुद निकाला है क्योंकि हमको यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, क्रमागत की बात कर रहा था, उसका मतलब यही होता है एक के बाद एक, तो उनके बीच का डिफरेंस 1 होता है। तो जब BC है तो फिर CD कितना होगा? इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर मेरे पास 1 होगा, ठीक है नहीं? ठीक है, आप ऐसे 2 और 3 मत लिखना, वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है? हाइट, ये निकालनी है, ठीक है ना। तो हम लेट कर लेते हैं फिर यहाँ पर, लेट हाइट ऑफ हील मैंने यहाँ पर मान ली है अपनी x, ठीक है, मतलब मेरा ए बी x आ गया, ठीक है। हिंदी वालों के लिए भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक सेकेंड, एक मिनट, ये डॉट ये हटाते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पर पहाड़ी की ऊंचाई माननी है ना हमको, तो चलो पहाड़ी की ऊंचाई को क्या माने? x मान लेते हैं, तो x आ गई है ये, तो मैंने अपनी आकृति में भी लिख दिया ये x है, ठीक है। अब फिर मुझे ये भी तो चाहिएगा, इसको मैंने क्या मान लिया? BC को, फिर दोबारा लेट कर दूं यहाँ पर, BC को मैंने y माना है, ठीक है ना। अब मैं अपने कौन से त्रिभुज की बात कर रही हूँ? पहले ABC की बात कर रही हूँ। ये आपको पता है आपका P होता है, ये आपके पास B होगा और ये आपके पास H होगा, छोटा छोटा लिख रही हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो P और B में तो tan थीटा ही लगने वाला है, P और B में तो tan थीटा होता है मेरे पास P अपॉन में B, ठीक है ना। तो थीटा मुझे दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, 1045 है मेरे पास यहाँ पर। P मेरे पास यहाँ पर क्या है? P है मेरे पास AB और B है मेरे पास यहाँ पर BC, ठीक है। P मतलब x है, AB की वैल्यू मेरी x है, BC की y है, 1045 1 होता है, तो लो यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू x हो गया। ये आगे काम आने वाला है इसलिए मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया है ताकि मुझे ये अलग से दिख जाए, ठीक है। अब मैं दूसरे त्रिभुज में यहाँ पर लगा रही हूँ, तो त्रिभुज कौन सा लिया है मैंने यहाँ पर? अपना ABD लिया है, बड़े वाला, जिसमें 1030 लगने वाला है। तो tan थीटा जो होगा मेरा वही होगा P अपॉन में B, ठीक है। लेकिन P तो मेरे पास सेम ही रहने वाला है AB, B अब मेरा क्या बन गया? BD, पूरा आ गया नीचे का BD, ठीक है। थीटा मुझको पता है यहाँ पर 30 डिग्री है, P पता है मुझको, P पता है बिल्कुल, AB मेरे को X पता है, BD नहीं पता, लेकिन मुझको इसका क्या करूं मैं? तो BD है क्या? BC प्लस CD तो है नहीं है, तो मैं इसको फिर y प्लस 1 लिख देती हूँ क्योंकि BD पूरा मिला के मेरा y प्लस 1 ही है, ठीक है ना। तो 1030 मुझको पता होता है 1 अपॉन में √3 होता है ये x। अब यहाँ पर क्या करूं? ये मैंने ऐसे ही रहने दिया y प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं चलो, तो यहाँ से मेरा ये आ गया, ठीक है। मैंने पता है क्या किया? x इज इक्वल टू वाई था ना, इस y की जगह मैंने x लिख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों हमने इस वाले x की जगह ये क्यों नहीं लिखा y? वो भी तो हम लिख सकते थे, तो कुछ किसी भी चीज को रटना नहीं है, ठीक है। मैंने y की जगह x इसलिए लिखा क्योंकि मुझे x ही निकालना है, हाइट ऑफ द हिल निकालनी है, पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है, वो मेरी x थी, तो मैंने इसलिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पर इक्वेशन को x के फॉर्म में कर लिया है, ठीक है। x वाले अब मैं एक साइड कर दूं, तो चलो x वाले एक साइड कर देते हैं, वहीं 1 को यहीं छोड़ते हैं और x इधर ले आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा मैंने x मैंने कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस का 1 आ गया, तो लो मेरी x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, कितनी आ गई? 1 अपॉन में √3 माइनस का 1, ठीक है ना। ये मेरी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करें? इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि रूट में तो मैं छोड़ नहीं सकती ना ये डिनोमिनेटर को, तो मैं यहाँ रैशनलाइज कर लेती हूँ। तो मेरा x आ गया √3 प्लस का 1 और ये आ गया मेरा √3 स्क्वायर और माइनस का 1 स्क्वायर। आपको पता है आपने यहाँ एक आइडेंटिटी लगाई है, लिखना पड़ेगा उस आइडेंटिटी को वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लिख दी है जो मैंने लगाई थी, a प्लस बी और a माइनस बी की, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। x मेरा कितना आ गया? √3 प्लस का 1 और यहाँ पर आ गया 3 माइनस का 1, इसका मतलब √3 प्लस का 1 अपॉन में 2। अब आप यहीं छोड़ दोगे x की वैल्यू? नहीं, यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे। अब आगे कैसे करेंगे? देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, √3 इसकी वैल्यू होती है 1.73, वैसे तो 1.732 होती है और भी आगे होती है, पर हम 1.73 लेंगे, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स लेंगे। ये वैल्यू आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आगे के कई क्वेश्चनों में √3 की वैल्यू यूज होगी,
तो अगर क्वेश्चन में लिख के आया ब्रैकेट में तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लिख के आया तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ √3 की वैल्यू रख दी है 1.73 प्लस का 1 ऐसी अपॉन का 2 ऐसी है, ये आ गया मेरा 2.73 अपॉन में 2। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा आया 1.37 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर कह रही हूँ, यूनिट लगेगी यहाँ तो, क्योंकि मुझे यहाँ यूनिट नहीं पता थी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर अपनी ये यूनिट लगा लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चलिए क्वेश्चन भी हमारा ये वाला यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। ये चीज याद रखना आप अच्छे से कि ये हमको गिवन नहीं था, तो हमने ये खुद से निकाला है, ठीक है, 1 यूनिट वाला। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे पास। द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 150 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। एक काइट है ग्राउंड से ऊपर, उसको एक स्ट्रिंग से बांध रखा है। स्ट्रिंग की लेंथ मुझे यहाँ दे रखी है 150 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा स्ट्रिंग से काइट का, वो भी दे रखा है 60 डिग्री का है, ठीक है। मुझे क्या करना है, हाइट ऑफ द काइट निकालनी है, मतलब वो ग्राउंड से कितनी ऊपर है मेरी काइट, वो मुझको बतानी है, ठीक है ना। ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें मुझे स्ट्रिंग की हाइट निकालनी थी, लंबाई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मुझे निकालनी थी, हाइट ऑफ द काइट मुझे गिवन थी, यहाँ चेंज कर दिया, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं। एक पतंग के धागे की लंबाई 150 मीटर है तथा यह भूमितल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। पतंग की भूमितल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए धागे में कोई ढील नहीं है, मतलब एकदम टाइट है वो धागा, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे फिर उसकी आकृति बनानी पड़ेगी, तो आकृति हम क्या करते हैं, इसकी साइड में बनाते हैं आकृति, फिर करते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया 22। ये मैंने बना दी अपनी काइट ग्राउंड से ऊपर, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पर ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ कहीं पर काइट है मेरी, काइट आप बना लेना एक छोटी सी, ताकि आपको पता चल जाए। ये स्ट्रिंग, ये मेरी स्ट्रिंग है, या फिर मैं ये बोलूँ इसको, ये मेरा धागा है, स्ट्रिंग, ठीक है। या फिर मैं इसको धागा भी लिख ही देती हूँ यहाँ पर, और ये मुझको दे भी रखा है 150 है, ठीक है। चलो नाम दे देते हैं फिर हम इसको, अपनी आकृति को, ए बी और सी। ये भी मुझे दे रखा है कोण 60 डिग्री का है। क्या निकालना है मुझको, हाइट ऑफ द काइट, ये निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो लेट करना पड़ेगा इसके लिए मुझे। चलो यहाँ पर देखते हैं फिर हम। तो मैंने लेट कर लिया है, क्या लेट किया मैंने, हाइट ऑफ द काइट, वो मेरा ए बी है ना, तो उसको मैं लेट कर लेती हूँ, ए बी रहने देती हूँ। आप इसको एक्स भी लेट कर सकते हो वैसे, ठीक है। तो मैंने इसको ए बी ही माना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब मुझे स्ट्रिंग दे रखा है 150 है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर एक बारी। ठीक है, ये हमने माना है, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम, कौन सा त्रिभुज है मेरे पास, है मेरे पास ए बी सी है। अभी तक हम ज्यादातर टेन थीटा लगाते आए हैं, अब आप मुझको बताओ कि हम क्या लगाने वाले हैं यहाँ पर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो टेन थीटा मुझे पी और बी बताता है। सबसे पहले लिख दूं मैं एच पी और बी। मुझे क्या दे रखा है, पी तो मुझको निकालना ही है जो मैंने लेट किया है, एच दे रखा है। इतना तो कंफर्म हो गया, टेन थीटा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बी का कोई यूज नहीं हो रहा ग्राउंड का, तो वो नहीं लगने वाला है। एच और पी का रिलेशन कौन बता रहा है मुझे, यहाँ पर एच और पी का रिलेशन ये मुझे बता रहा है साइन, इसका मतलब यहाँ पर साइन लगने वाला है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच, ठीक है ना। तो साइन 60 थीटा की जगह पी की जगह क्या लिखूं, पी की जगह मैं ए बी लिखने वाली हूँ, और एच की जगह मैं ए सी लिखने वाली हूँ। साइन 60 होता है मेरा √3 अपॉन में 2। ए बी तो मुझको पता ही नहीं है, मुझको निकालनी है। ए सी मुझको पता है 150 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, तो यहाँ पर मैं √3 की वैल्यू रख दूं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि हम यहाँ √3 की वैल्यू रख सकते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपॉन में 2 इज इक्वल टू ए बी आया। तो ए बी मेरा कितना आ गया, ए बी मेरा आ गया यहाँ पर 75 √3 और मीटर, क्योंकि मुझे मीटर में इंफॉर्मेशन गिवन थी। तो लो मेरी हाइट ऑफ द काइट आ गई। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर √3 की वैल्यू रख दूं तो क्या होगा, तो आप यहाँ पर √3 की वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। यहाँ भी छोड़ सकते हो आप इसको, और डाल के कर देती हूँ, और ए बी इज इक्वल टू 75 √3 इज इक्वल टू 75 इंटू 1.73, अभी मैंने आपको इसकी वैल्यू बोली थी।
तो आप क्या करोगे, 75 को 1.73 से इंटू कर दोगे, तो आपको आएगी 129.75 मीटर। ठीक है ना। और यहाँ पर याद से लिखना है आपको कि साइन 60 की वैल्यू होती है ये √3/2। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे पास। द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ ग्राउंड लेवल इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 to 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं रीड कर देती हूँ, फिर दोनों को एक साथ समझाती हूँ। सूर्य का उनताज 45 डिग्री के साथ स्थान पर 30 डिग्री होने पर एक मीनार की छाया 10 मीटर अधिक हो जाती है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास ना एक टावर है, ठीक है, उसकी हाइट आपको निकालनी है। अब जो उसकी शेडो पड़ रही है, छाया जो पड़ रही है ग्राउंड पे, भूमि पे, ठीक है, वो 10 मीटर से बढ़ जाती है अगर उसका जो कोण है वो 45 से 30 हो जाता है तो। ठीक है, आकृति से समझते हैं और अच्छे से समझ आने वाला है। क्या बनाऊं सबसे पहले मैं, हाइट ऑफ द टावर है तो टावर बनाना पड़ेगा इसके लिए मुझको। तो ये मेरा हो गया टावर, ठीक है, जिसको मैं मीनार भी बोलती हूँ। ये मैं अपना ग्राउंड बना देती हूँ यहाँ पर। ये हो गया मेरा ग्राउंड। सबसे पहले मेरी जो वो टावर की शेडो पड़ रही थी वो 45 डिग्री पे थी। ये लोग ये बना दिया मैंने 45 डिग्री पे। ठीक है, नाम दे देती हूँ इसको ABC। ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि 45 से बढ़ के ना 30 डिग्री पे पहुंच गई है, तो 10 मीटर इंक्रीज हो गई है। तो ये 10 मीटर दे रखा है और यहां से ये अब कितना बन गया मेरा, ये मेरा बन गया 30 डिग्री का। इसका मतलब मुझे ये 10 मीटर दे रखा है, CD गिवन है ये मुझे। मुझको निकालना क्या है, मुझको हाइट ऑफ द टावर निकालना है। आपको ये फिगर समझ में आई मैंने कैसे बनाई, उसकी जो टावर की जो शेडो थी ना वो 10 मीटर इंक्रीज हो गई है। तो पहले यहां तक थी शेडो BC, अब मैंने 10 मीटर यहाँ इंक्रीज कर दी तो बन गई CD। ठीक है ना। तो चलिए लेट करना पड़ेगा इसमें, तो दो तीन चीजें लेट करनी है। सबसे पहली बात, हाइट ऑफ द टावर में यहाँ लेट कर लेती हूँ। तो हाइट ऑफ द टावर मैंने यहाँ क्या लेट की, मैंने H लेट कर लिया इसको। ठीक है, माना, क्या माना मैंने यहाँ पर, मीनार की ऊंचाई। वो कितनी मानी मैंने, H मानी। ठीक है, तो ये मेरे पास H हो गई। उसी तरीके से मैंने एक और चीज यहाँ पर लेट कर ली है BC, उसको मैं Y लेट कर लेती हूँ या आप X लेट कर लो, X कर लेते हैं। चलो X ज्यादातर बच्चों के उस पे X ही रहता है कि X लेट करते हैं, तो चलो हम यहाँ पर X लेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है ना, यहाँ हमने X लेट कर लिया। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, दो समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। पहले कौन सा समकोण त्रिभुज लूं, 45 वाला। कौन सा अनुपात लगने वाला है मेरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो H तो मेरा P रहेगा, ये मेरा B है, ये भी इसके लिए तो B है, और ये दोनों मेरे H है। तो P और B का रिलेशन है, tan थीटा ही लगने वाला है। ठीक है, तो त्रिभुज लेते हैं हम ABC, तो tan थीटा होता है मेरा P अपॉन में B। ठीक है, इसका मतलब tan 45 ना, थीटा की जगह 45 रख दिया, P की जगह AB रखा है मैंने, अब B की जगह मैंने BC रखा है। ठीक है, tan 45 1 होता है, AB मैंने H माना है, BC मैंने X माना है, X इज इक्वल टू H आ गया। आगे ये काम आने वाला है, इसको मैंने इसलिए बॉक्स में रख दिया कि अलग ही दिखे। ठीक है, अब कौन सा त्रिभुज लूं, अब मैं लेती हूँ बड़े वाला ABD। सेम वही, tan थीटा जो है वो मेरा P अपॉन में B होता है। ठीक है ना, तो अब मेरे को यहाँ पर tan 30 दे रखा है। P तो मेरा सेम ही रहने वाला है AB, लेकिन B मेरा चेंज हो गया, अब ये B मेरा पूरा बन गया है BD। ठीक है ना, तो tan 30 हो गया 1 अपॉन में √3, AB मेरे पास H होता है, BD क्या है मेरे पास, 10 प्लस X है। ठीक है नहीं, ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब पता है मैंने क्या किया, X की जगह ना मैंने यहाँ पर H रख दिया। अब मुझे लगता है शायद आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने इस वाले H को क्यों नहीं चेंज किया, √3 वाले को, उधर वाले को क्यों चेंज किया, H की जगह X क्यों नहीं रखा, क्योंकि अभी मैंने आपको ये पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है, जो हमें निकालना होता है हम उसकी इक्वेशन बनाते हैं। H मुझको निकालना है, तो इसलिए मैंने यहाँ H रख दिया, X को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चलो इस H को मैं इधर ले आई, क्या कॉमन लूं, H कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है ना, तो यहां से मेरी H की वैल्यू आ गई भाई, वो कितनी आई मेरी H की वैल्यू यहाँ से,
तो एच मेरा यहाँ से आ गया 10 अपॉन में √3 माइनस का 1। लेकिन आपको पता है कि आप इसे रूट में नहीं छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते ना, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कर दिया मैंने, तो ये आया मेरा 10 √3 प्लस का 1, और यहाँ पर कितना आया √3 स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है नहीं ठीक है, कोई आइडेंटिटी लगी है? बिल्कुल लगी है आइडेंटिटी, a प्लस बी ए माइनस बी वाली, जो हमारी लास्ट क्वेश्चन में लगी है अभी। तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है मेरे पास। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही रहने दिया है, इसको नहीं चेंज किया है मैंने। ये हो गया मेरा 3 माइनस 1, तो यहाँ से मेरा h आया, तो वो मेरा आ गया 5 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1। ठीक है, ये कट करके मैंने इसको 5 यहाँ लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर छोड़ सकती हूँ, मीटर में मेरा आंसर था, हाँ बिल्कुल मीटर में है, यहाँ छोड़ सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे रूट की वैल्यू पुट करनी हो तो 1.73 होती है +1। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से इसलिए करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आएगा 2.73। कई बार एग्जाम में पता है क्या होता है, रूट की वैल्यू वो दे देते हैं कि पुट करके आंसर निकालो, और बच्चों को आदत होती है यहीं तक छोड़ने की, फिर वो वैल्यू पुट ही नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं आपको दोनों करके दिखा रही हूँ। ठीक है, चलिए ये आ गई मेरी एच ही निकालनी थी, तो हाइट ऑफ द टावर मेरी आ गई, आप लिख देना यहाँ पर नीचे, हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई आपके पास, 13.65 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए अब अपना। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे पास, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर एब्जॉर्ब एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट पॉइंट ऑन द टू बैंक्स ऑफ रिवर टू बी 45 एंड 60, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए भी रीड करती हूँ, दोनों को साथ में समझाऊंगी। एक वायुयान 200 मीटर की ऊंचाई पर है, इससे एक नदी के दो किनारों के अवनमन कोण 45 और 60 के हैं। ठीक है, डिग्री के। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है क्या, आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक वायुयान है, मतलब एरोप्लेन, जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, 200 मीटर। ठीक है, अब नदी के दो किनारे हैं, अपोजिट साइड पे दोनों किनारे हैं, उससे अवनमन कोण बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री का। तो आपको क्या करना है, उस पूरी जो वो नदी है ना, ठीक है, उसकी ऊंचाई निकालनी है, चौड़ाई, सॉरी उसकी चौड़ाई निकालनी है, विड्थ ऑफ द रिवर आपको निकालनी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर एक एरोप्लेन मुझको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ बना रही हूँ मैं अपनी आकृति। मान लेती हूँ यहाँ है, ये है मेरा एरोप्लेन। ठीक है, इसको नाम भी दे दिया मैंने ए से एरोप्लेन, आप समझ लेना। ठीक है, ये मेरा पूरा रिवर बैंक है। ठीक है ना, अब एक किनारा ये मान लेती हूँ, एक किनारा ये मान लेती हूँ, दो किनारे थे, तो ये दोनों मेरे किनारे, इस एरोप्लेन से तो देख रही हूँ मैं इन दोनों किनारों को, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है यहाँ पर, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे की ओर देख रही हूँ। ठीक है नहीं ठीक है, तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन गया 45 डिग्री, तो यहाँ भी 45 आएगा। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन गया 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 आएगा। ये याद रखना, हम यहाँ से देख रहे हैं नीचे की ओर। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको हम फिर बी सी डी। कुछ और गिवन है मुझे, हाँ मुझे ए डी गिवन है 200, एरोप्लेन की ऊंचाई गिवन थी ना 200, ये मुझको गिवन है 200 मीटर। मुझको निकालना क्या है फिर, विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब बी सी मुझको निकालनी है। ठीक है, तो चले फिर कुछ लेट करते हैं यहाँ पर मैंने लेट क्या किया है, जो मेरा बी डी है वो मेरा एक्स है, और जो मेरा सी डी है वो मेरा वाई है। ये मैंने माना है खुद से, तो अब मैं अपनी आकृति में भी लिख ही लेती हूँ इसको। ये एक्स माना है मैंने, ये वाई माना है। ठीक है, अब मुझे मतलब निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड मुझको करना है एक्स प्लस वाई। विड्थ ऑफ द रिवर तो यही है ना, बीसी, बैंक ऑफ द रिवर यही थी, तो मतलब एक्स प्लस वाई मुझे फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं अब हम अपना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, मैं कौन सा त्रिभुज यहाँ पर ले रही हूँ, त्रिभुज ले रही हूँ ए बी डी। ठीक है, क्या लगाऊं, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और ये मेरा बेस है। तो मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पर, पी और बी का रिलेशन दे रखा है, टेन थीटा लगने वाला है यहाँ पर, तो टेन थीटा है मेरे पास पी अपॉन में बी। तो थीटा की जगह मैं 45 रखती हूँ, पी की जगह मैं 200 रखती हूँ, बी की जगह मैं एक्स रखती हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरी बी डी आ गई, मतलब एक्स निकल के ये 1 होता है, तो लो यहाँ से आपका एक्स आ गया 200। मीटर में आपको इंफॉर्मेशन थी, हाँ ये रहा। ठीक है, अब कौन सा त्रिभुज यूज करूं, दूसरी साइड वाला कर लेते हैं अब हम, ए डी सी।
उसमें भी टेन थीटा ही लगना है हमारे पास, P अपॉन में B, ठीक है ना। तो टेन 60 लगना है अब मेरे पास। P मेरे पास है, P मेरे को क्या दे रखा है, 200 है मेरे पास P, और B मेरे पास यहाँ पर Y है। अब मेरे पास टेन 60 होता है √3, तो ये हो गया 200 अपॉन में Y। यहाँ से Y की वैल्यू कितनी आ गई, 200 अपॉन में √3, ठीक है ना। विड्थ ऑफ द रिवर मतलब क्या थी मेरे पास, विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर है मेरे पास BC, ठीक है ना। नदी की चौड़ाई कितनी है, BC। तो फिर BC है क्या मेरे पास, BD प्लस DC तो है। अब BD मैंने 200 निकाला है, x था, और DC मेरा y था, वो आया मेरा 200 अपॉन में √3, ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ना √3 की वैल्यू रख देती हूँ, तो वो है मेरी 1.73, ठीक है। अब जब आप 200 और इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 11.56, बस अब कुछ नहीं करना, अब तो आपको प्लस करके आंसर लिखना है सीधा, मीटर लिखना जरूर है। यहाँ मैंने √3 की वैल्यू 1.73 ली है, ठीक है। तो आपकी आ गई विड्थ ऑफ द रिवर BC, कितनी आ गई आपकी, 315.6 मीटर, ठीक है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हम आज में हमने देखे कि ज्यादातर रूट वाले क्वेश्चन मिले हैं हमें। चलो देखते हैं ये वाला कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर एट अ पॉइंट इज 45 डिग्री आफ्टर गोइंग 40 मीटर्स टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। मतलब आप 40 मीटर्स टावर की तरफ आ रहे हो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर बिकम 60। जैसे ही आप टावर की तरफ आए ना, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, और बिल्कुल हो जाएगा चेंज, वो 45 से 60 हो गया। हाइट ऑफ द टावर आपको निकालनी है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए, एक मीनार की चोटी का एक बिंदु पर उन्नयन कोण 45 है। मीनार की चोटी का एक बिंदु पर उन्नयन कोण आपको बता रखा है 45 है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, आप मीनार की ओर 40 मीटर आ रहे हो, तो वो उन्नयन कोण चेंज हो गया, 60 डिग्री का हो गया। अब आपको उस मीनार की क्या करनी है, ऊंचाई बतानी है, ठीक है। आकृति बनाते हैं हम यहाँ पर अपनी, पहले फिर करते हैं। तो मीनार बना लेती हूँ मैं यहाँ पर एक, ये मेरा मीनार है, ठीक है ना। तो अब है क्या, पहले मेरे पास था 45 डिग्री, तो चलो पहले ग्राउंड बनाती हूँ यहाँ पर एक, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर था 45 डिग्री, ठीक है ना। अब मैं यहाँ थी, यहाँ से मैं जब यहाँ आई 40 डिग्री किधर चली, मीनार की ओर, तो इधर की साइड ही तो जाओगे मीनार की ओर, इसका फुट तो यही है मीनार का, ठीक है ना। इधर की साइड ही तो आओगे आप, मैं यहाँ फुट लिख देती हूँ, ये मीनार का फुट है। तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, या मैं ये कहूं कि आपका जो उन्नयन कोण है वो कितना हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये नहीं दे रखी आपको, नाम देते हैं चलो इसको ABCD, ठीक है। समझ में आई आपको आकृति कैसे बनाई, आप इस साइड आए हो मीनार की तरफ, आगे मत चले जाना, ये तो मीनार से दूर चले जाओगे आप, ठीक है। चलो देखते हैं, लेट करना पड़ेगा ना कुछ यहाँ पर, BC, तो लेट मतलब माना, BC को मान लेते हैं, फिर हम X मान लेते हैं BC को, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लूं, पहले बड़े वाला ले लेती हूँ मैं, आप कोई सा भी पहले ले सकते हो, ठीक है। मैं छोटे वाला ही ले रही हूँ पहले, हम हर बार अभी तक छोटे वाले लिए हमने, ACB। तो ये मैंने X मान लिया है, ये मेरे पास P है, ये B है, ठीक है ना, और ये मेरे पास H है। इसका मतलब मीनार, अच्छा मीनार तो मुझे निकालना है, वो तो मैंने लेट ही नहीं किया, उसको तो लेट करना ही पड़ेगा इसके साथ साथ। तो मैं हाइट ऑफ द टावर भी लेट कर लेती हूँ यहाँ पर, मैं उसको लेट करना भूल गई थी। तो हाइट ऑफ द टावर क्या मानूं मैं, हाइट ऑफ द टावर हम H मान लेते हैं, ठीक है। लिख दूं यहाँ हिंदी में भी, मीनार की ऊंचाई मैंने क्या मानी है यहाँ पर, H मानी है, ठीक है ना। तो टेन थीटा लगाऊं, तो टेन थीटा होता है P अपॉन में B, तो यहाँ पर 1060, P कितना है मेरे पास AB, और B कितना है मेरे पास BC, ठीक है ना। तो 1060 की वैल्यू होती है √3, AB की वैल्यू मेरे को H पता है, BC की वैल्यू मुझे X पता है। यहां से पता है मैं क्या करती हूँ, X की वैल्यू निकाल लेती हूँ, वो हो गई मेरी H अपॉन में √3। ऐसा मैंने पता है क्यों निकाला, क्योंकि जब आगे X आएगा ना कहीं, पुट कर दूंगी H की फॉर्म में, क्योंकि मुझे H ही तो निकालना है, मीनार की हाइट, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। अब हम दूसरा त्रिभुज मेरे पास कौन सा है, ADB है, उसमें भी यही लगने वाला है टेन थीटा,
P अपॉन में B। अब यहाँ पर 1045 है मेरे पास, ठीक है। P तो मेरा सेम ही है AB, लेकिन B मेरा चेंज हो गया, अब ये B पूरा हो गया है मेरा BD। 1045 तो 1 होता है, AB मेरे को H पता है क्योंकि मैंने H मान रखा है। BD मेरे पास 40 प्लस X है, तो 40 प्लस X जो है वो मेरा H आ गया। अब मैं इस X की जगह पता है क्या कर दूं, इस X की वैल्यू रख लूं, तभी तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पर निकाली है इस फर्स्ट में, ताकि मैं यहाँ रख सकूं, ठीक है। H वाले उधर ले जाती हूँ, एक साथ रख लेते हैं H वाले को। 40 इज इक्वल टू H माइनस H अपॉन में 3। यहाँ से क्या करूं, 40 H कॉमन ले लेती हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन में √3, ठीक है। तो ये मेरा कितना आया यहाँ से, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा यहाँ पर आएगा √3 माइनस का 1 अपॉन में √3, ठीक है ना। या तो आप इसे ऐसा करो, डायरेक्ट भी आप इसकी वैल्यू रख सकते हो अगर आपको रखनी हो तो चलो ऐसे रखते हैं हम। H यहाँ है, √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1 अपॉन में 1.73। आप यहाँ भी रख सकते हो इस वाले स्टेप में, ठीक है। तो कुछ भी चीज को रटना मत प्लीज कि मैंने ऐसे किया है तो आप लोग भी ऐसे ही करो एग्जाम में। यहाँ भी रखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। अब जब आप प्रैक्टिस करो तो रख के जरूर देखना यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आया, 40 इज इक्वल टू H, ये तो आ गया 0.73 और ये आ गया मेरा 1.73, ठीक है। H की वैल्यू निकालनी है ना, एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये। तो ये डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, और वो मल्टीप्लाई का था तो इधर आके डिवाइड का हो गया, और H को हमने उधर ही छोड़ दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें H ही निकालना था, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके H की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी, 94.79 कुछ आएगी। तो मैंने राउंड कर दिया यहाँ पर, तो आपकी हाइट ऑफ द मीनार आ गई है। पॉइंट के बाद 78, 79 या 80 हो, इतना चलता है, ठीक है। पॉइंट से पहले लेकिन बिल्कुल सही होना चाहिए। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी, वो आपकी यहाँ पर आ गई है 94.79 मीटर, और हमको मीनार की ऊंचाई ही बतानी थी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। आज की क्लास के हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन नंबर 26 to 50 रह रहे हैं। तो आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं हम। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।